तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पुष्यभूति वंश। इसका एक नाम क्या हमारा है? वर्धन वंश भी है। देखो, पुष्यभूति जो राजा थे इस वंश के संस्थापक थे, उन्होंने शुरुआत किया, ये हमको पुराण में मिलता है। वर्धन वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो महान राजा थे उनका नाम था हर्षवर्धन। उनका क्या नाम था? हर्षवर्धन था, इसीलिए उनके नाम पे क्या कर दिया गया, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। कब से कब तक था? लगभग ये 500 ईस्वी से गौर किया जाए तो 647 ईस्वी तक था। मतलब इनके जो अंतिम राजा थे हर्षवर्धन शासनकाल तक इनका शासनकाल माना जाता है। उसके बाद कोई जानकारी संक्षिप्त में हमको भी प्राप्त नहीं हुई है। आगे अगर हम लोग गौर करते हैं इनके प्रमुख राजा कौन कौन थे, ठीक है ना, हमेशा की तरह। तो पहले राजा कौन थे इनके? थे पुष्यभूति या पूर्णभूति। संभवतः क्या माना जाता है, ये पौराणिक अनुसार है। उसके जो मेन राजा कौन थे तो वो नरवर्धन थे। कब से कब? 500 से। फिर राजवर्धन प्रथम 525 से 555। फिर आदित्यवर्धन बेटा देखा जाए तो 555 से 580। उसके बाद प्रभाकर वर्धन, कब से बेटा थे? प्रभाकर वर्धन 580 605। उसके बाद करेंगे राजवर्धन, राजवर्धन द्वितीय 605 से 606। उसके बाद बेटा कौन थे तो हर्षवर्धन, कब से कब तो 606 से 647 भी। ये इस वंश के क्या थे? प्रमुख राजा है। क्या हमारे इस वंश के हमारे हैं? प्रमुख राजा है। जो इनमें जो मेन राजा के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है वो है हर्षवर्धन। का नाम क्या हटा है? हर्षवर्धन। कब से कब थे? 606 से 647। ये इनका टाइम पीरियड याद रखे रखना, ठीक है नहीं। गौर कर लेंगे हम लोग पहले जो इनके हल्का जानकारी कहाँ से थे, ये कहाँ से नहीं थे, ठीक है नहीं। तो पुष्यभूति राजवंश कब से था तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में उभरा और क्या उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासनकाल का इनका कहाँ पर था भारत में तो उत्तर भारत में था। अगला, यह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। कब ये उभर के आए तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। लगभग कब देखा जाए तो 500 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। इनका साम्राज्य मुख्य रूप से कहाँ वर्तमान में था तो हरियाणा में स्थित था। कहाँ था स्थित था तो हरियाणा में। वर्तमान में कहाँ था तो हरियाणा में था। स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर क्या थी इनकी? थी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में इनकी राजधानी क्या हुई? उत्तर प्रदेश का कन्याकुब्ज अर्थात कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्यान, ठीक है नहीं। पुष्यभूतियों ने एक क्या बनाया था तो दुर्जय साम्राज्य की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, क्या स्थापना की थी तो दुर्जय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो पुष्यभूतियों ने की थी। ये उनके बारे में बेटा हल्का सा इतिहास था। अब हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, ध्यान गौर करेंगे तो एक थे राजा के लेखककार थे हर्ष राजा के, ठीक है नहीं। क्या नाम का नाम था? बाणभट्ट। बेटा उन्होंने हर्षचरित में किसमें गौर करेंगे तो हर्षचरित के अनुसार उनके राजवंश की स्थापना किसने की थी तो भगवान शिव के भक्त, उनका नाम था पुष्यभूति ने की थी। ध्यान रखना, किसके भक्त थे पुष्यभूति तो भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने क्या किया था? पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना की। किसके अनुसार है तो बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार। मतलब हर्षचरित जो कहानी है जो हमारे इनके, ठीक है नहीं, वो कौन लिखा है तो वो बाणभट्ट ने लिखा है। और उसके अनुसार क्या है, जो इस वंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या है? पुष्यभूति है। अगला है, इतिहासकार को मानना है कि पूर्व में अपने पड़ोसी कौन देखो तो मखौरियों की तरह पुष्यभूतियों ने भी क्या किया था? गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर क्या किया? स्वतंत्रता स्थापित की और एक नया राज्य और राजवंश का क्या किया? स्थापना किया। मतलब जो इतिहासकार वो मानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद मखौरी वंश बना था। अभी मखौरी वंश कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी तरह पुष्यभूतियों ने भी क्या किया था? उनके पतन के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और खुद को क्या किया? खुद का एक नया राजवंश बना लिया था। इतनी बात सबकी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इतनी बात सबके समझ में आ गई है तो आगे गौर करेंगे। आगे बेटा है इस राजवंश का विवरण क्या, देखो इस राजवंश का विवरण ध्यान देना, यहाँ से मिलता है। चौथे शासक क्या नाम का नाम है? प्रभाकर वर्धन के शासनकाल से मिलता है। जो और पहले के राजा 3 थे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, ठीक है नहीं। चौथे जो राजा थे क्या नाम का नाम है? प्रभाकर वर्धन। उनके से यहाँ जानकारी हमको प्राप्त होती है। उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी गौर करना तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किस धारण की थी तो प्रभाकर वर्धन ने। आगे गौर करेंगे तो पश्चिमी भारत के हूण आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष इनका का लगातार जारी था। आगे गौर करेंगे तो प्रभाकर वर्धन ने इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। बताएं तो हम बताए कि जो इनका राजवंश था क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य के बाद स्वतंत्र हुआ था। तो जो मेन राजा कौन थे इनके? प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता का मतलब इनको क्या किया? साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमारा साम्राज्य क्या है वो किसी का अधीन अब नहीं है। उसका श्रेय किसको आता है? वो जाता है प्रभाकर वर्धन को। ध्यान रखना, तो प्रभाकर वर्धन प्रथम इनका जो था इस वंश का
मतलब मेन शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका नाम था बेटा यशोमती। क्या उनका नाम था? यशोमती। उनके 2 पुत्र भी थे। उनके क्या बेटा थे? 2 पुत्र। एक का नाम था राजवर्धन, एक का नाम बेटा था हर्षवर्धन। ध्यान रखना, क्या थे? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती, उनके 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन। उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी क्या बेटा थे? पुत्री, उसका नाम क्या था? राजश्री। ध्यान रखना, राजश्री का जो विवाह है वो मखौरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। ध्यान रखना, राजश्री बेटा जो थे, इनकी जो बहन थी, उनका नाम क्या है? उनका जो विवाह हुआ था किससे हुआ था? तो वो मखौरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। ध्यान रखना। तो प्रभाकर की बीमारियों से आहत होकर उनकी पत्नी जो थी यशोमती, उन्होंने क्या कर लिया था? आत्मदाह कर लिया था। मतलब यह है, प्रभाकर वर्धन लगातार बीमार रह रहे थे, इससे उबिया करके किसने गौर करना? तो उनकी पत्नी यशोमती ने क्या कर लिया था? तो आत्मदाह कर लिया, मतलब आत्महत्या कर लिया। बात क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ है? बात समझ में कि नहीं? अब हम लोग थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान, ये गौर करना। तो मालवा के शासक, एक पॉइंट देखो, मालवा के शासक देवगौंड, बंगाल के शासक कौन? शशांक की सहायता से क्या कर दी गई थी? ग्रहवर्मा की हत्या। ग्रहवर्मा कौन थे बेटा? थे राजश्री के पति, मखौरी वंश के राजा, ठीक है ना। इनकी हत्या किसने बेटा की थी? तो मालवा के शासक देवगौंड ने, है ना, देव ने, और गौंड बंगाल शासक शशांक ने। अब बेटा शशांक ने ही इनके भाई जो थे, बड़े भाई कौन? राजवर्धन की भी हत्या कर दी थी। बस समझे क्या ना बेटा? राजवर्धन ने क्या किया? मालवा के शासक देव पर आक्रमण कर दिया, उनको हरा दिया, और जब वापस आ रहे थे तो जो राजा कौन थे? शशांक। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है ना। और गौड़ शासक जो शशांक थे, क्या थे? वो शैव धर्म का अनुयायी था। क्या अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। और यही वो व्यक्ति बेटा है जिसने क्या किया था? जो गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष नहीं था, उसको कटवा कर फेंकवा दिया था, ठीक है ना। क्या किया था? तो बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। वो कौन शासक थे? तो राजा शशांक। कहाँ शासक थे? तो गौड़ वंश के शासक थे, बंगाल के राजा थे। कौन थे राजा? शशांक। इन्होंने क्या किया था? इनका फेमस जो काम है क्या है? इन्होंने जो बुद्ध वंश का जो बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसको कटवाकर कहाँ फेंकवा दिया था? तो गंगा में फेंकवा दिया था। और इन्होंने क्या काम किया था? तो शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। आगे गौर करेंगे। अब बेटा जो हमारे हैं वो जो मेन राजा, उनका नाम है राजा हर्षवर्धन। क्या नाम उनका नाम है? राजा हर्षवर्धन। जान लो, पुष्पभूति वंश अर्थात वर्धन वंश के जो मेन राजा, उनका नाम क्या है? राजा हर्षवर्धन। कब से कब तक छूटा थे? 647 ईस्वी तक इनका शासन काल था। ध्यान रखना। तो अगर बात किया जाए हर्षवर्धन का जन्म बेटा कब हुआ? तो 590 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो स्थानेश्वर, थानेश्वर हरियाणा में। राजा प्रभाकर के वर्धन के यहाँ हुआ। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, है ना भाई। उनकी पत्नी का नाम यशोमती। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम राजश्री। क्लियर है? क्लियर। अगर बात किया जाए तो यह पुष्पभूत से संबंधित था, जिसे वर्धन राजवंश भी कहा जाता है। ध्यान रखना। तो वह पहले क्या था? एक हिंदू था। बाद बेटा उन्होंने क्या किया था? बौद्ध संप्रदाय के महायान से वो क्या किया था? बौद्ध बन गया था। इनकी जो पत्नी का नाम बेटा वो था दुर्गावती। ध्यान रखना। क्या गौर करना? तो हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती। हर्षवर्धन पहले क्या था? हिंदू शासक था। बाद में क्या हुआ? ये इन्होंने बौद्ध धर्म का महायान धारण कर लिया। मतलब महायान धारण कर लिया, घर द्वार सब छोड़ दिए, सब दान कर दिए, जाओ छुट्टी, ठीक है ना। इनके एक बेटी और 2 बेटे थे। इनकी बेटी का जो विवाह हुआ था वो वल्लभी के राजा से विवाह किया गया, जबकि इनके जो बेटे थे उनकी हत्या उनके मंत्री ने ही कर दिया था। बस में उड़ी आई क्या नहीं आई? इनके कितने बेटे थे? 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी जो थी उनके क्या थे? वल्लभी के राजा से उनका विवाह हो गया था। और इनके जो बेटे थे उनको क्या किया था? इनके मंत्री ने उनको फिनिश कर दिया कि अब इनका कोई बच्चा रहेगा तो हम ही राजा बन जाएंगे। आगे हाथ दोनों को मार दिए थे। चीनी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, चीनी बौद्ध यात्री कौन?
हेन स्वांग ने अपने लेखों में राजा हर्षवर्धन को क्या की, कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। जो इनके यात्री आए थे, चीन से आए थे, हेन स्वांग, ठीक है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो बेटा हेन स्वांग एक यात्री थे, चीनी यात्री थे ना, ये क्या थे, भारत घूमने आए थे ना, मतलब भारत आए थे बौद्धों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में और ज्ञान अर्जित करने। कौन आए थे, तो हेन स्वांग। बेटा इन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा की, किसकी की है, तो राजा हर्षवर्धन के अपने ग्रंथों में, ठीक है ना। आगे और करेंगे, ध्यान रखेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में राजा बना, तो 16 वर्ष की आयु में, 590 में पैदा हुआ था, 606 में राजा बना, ठीक है ना। अवस्था में क्या बताया हुआ, ये राजगद्दी पर बैठा। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो कन्नौज बनाया था। क्योंकि हर्ष ने किसको हराया था, तो शशांक को पराजित कर कन्नौज पर क्या कर लिया था। अब जो शशांक थे उन्होंने क्या किया था, इनके जो मतलब बहन के पति थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी थी। इनके जो बड़े भाई थे, कौन, राजवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी। तो बच्चा 16 साल की उम्र में क्या बन गया, राजगद्दी पर बैठ गया। जब कोई बच्चा नहीं बड़ा तो वही राजा बनेगा ना, तो 16 साल गद्दी पर क्या बनता है बेटा, ये राजा बन गया, ठीक है ना। इसने क्या किया, शशांक को हरा कर क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। सारी बात क्लियर हुई नहीं। आगे बात करना, तो हर्ष ने संपूर्ण भारत विजित किया है, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने संभवतः क्या, शशांक के मृत्यु के बाद बंगाल पर भी क्या कर लिया था, तो अधिकार कर लिया था। क्लियर नहीं क्लियर, बंगाल के गौंड राजा थे ना शशांक, तो उन पर भी क्या कर लिया, पूरे पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। आगे वही जब दक्षिण भारत अभियान किया तो हर्ष के समय, ध्यान रखना, मथुरा किसके लिए फेमस थी, तो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए फेमस थी। एक राजा थे, चालुक्य राजा थे, पुलकेशन द्वितीय, उनका नाम क्या है, पुलकेशन द्वितीय। नर्मदा नदी के तट पर बेटा हर्षवर्धन से युद्ध हुआ और उसमें हर्ष क्या हुआ, पराजित हुआ था। ये जानकारी हमको मिलती है रवि कीर्ति के, ध्यान रखना, तो ऐहोल अभिलेख से। कहाँ प्राप्त होती है, तो ऐहोल अभिलेख से। रवि कीर्ति बेटा जो ऐहोल अभिलेख हो उसमें ये बताया गया है कि हर्षवर्धन का एक युद्ध नर्मदा नदी के तट पे किससे हुआ, तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय से हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। सारी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई। आगे ध्यान रखना, तो हर्ष के शासनकाल में कौन, चीनी यात्री हेन स्वांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में कहाँ आए थे, तो भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में, तो 643 से 645 बी में 2 चीनी दूध भी भारत आए थे। इसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे हम लोग गौर करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, हेन स्वांग भारत किससे रुकाया था, तो स्थल मार्ग से आया था और स्थल मार्ग से ही वापस गया था। चीन यात्रा रखना, तो हेन स्वांग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए क्या आया था, भारत आया था। और हर्ष के पूर्वज किसके बताया, भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। परंतु चीनी यात्री जब किससे मिला, तो हेन स्वांग से हर्षवर्धन मिला, तो उसके बाद उसने क्या किया, बौद्ध धर्म के ही महायान शाखा से क्या किया, राजाश्रय प्रदान किया था, स्वयं को क्या किया, पूर्ण बौद्ध बना लिया। पूर्ण बौद्ध बनाने हुआ कि घर द्वार सब क्या किया, त्याग दिया, ठीक है ना, सब दान कर दिया। आगे जाकर, तो हेन स्वांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या गौर करेंगे, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया व अध्यापन का कार्य किया। तब दक्षिण भारत का ध्यान रखना, ये भारत की यात्रा की। वह पुलकेशन द्वितीय और नरसिंहवर्मन प्रथम का भी उल्लेख करता है। कौन करता है, तो हेन स्वांग किससे उल्लेख करता है, पुलकेशन द्वितीय और नरसिंहवर्मन प्रथम का भी उल्लेख कौन करता है, तो हेन स्वांग अपने ग्रंथ में करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हुई। कहाँ विद्या ग्रहण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। कैसे आया था, पैदल आया था, पैदल गया था, हाँ ना। और क्या करना है, क्या करने आया था, केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने भारत आया था। जब इससे कौन मिला, हेन स्वांग मिले, तो हेन स्वांग ने क्या किया है, हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म की महायान शाखा धारण कर ली। मतलब क्या बन गया, वो भी बौद्धिस्ट बन गया। इतनी बात सबके क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। अब इतनी बात सब समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, तो चीनी यात्री हेन स्वांग ने भीनमाल की यात्रा की। क्या की, भीनमाल की यात्रा की, जिसे 2 बार लूटा गया था। भीनमाल लूटा के स्थान का नाम है ना। तो भीनमाल क्या की यात्रा की, इसको क्या क्या 2 बार लूटा गया। परंतु फिर भी क्या वो हर्ष की शासनकाल के क्या करता है, प्रशंसा करता है। हेन स्वांग ने चाहिए शाक मुनियों ने, किसने, हेन स्वांग को शाक मुनियों ने यात्रियों का राजकुमार कहा तथा क्या कहा उसको, तो नीति का पंडित कहा जाता है। ध्यान रखना,
किसने? हेन सांग को शाक्य मुनियों ने, किसने बेटा? तो शाक्य मुनियों ने क्या कहा इसको? यात्रियों का राजकुमार कहा और क्या कहा? नीति का पंडित कहा। और रखना तो चीनी यात्री हेन सांग की जो यात्रा का वर्णन मिलता है वो मिलता है सियूकी में। क्या बेटा नाम है? तंत्र का नाम है सियूकी में। क्या मिलता है? उसकी भारत का यात्रा का संबंध पर जानकारी मिलती है। जो भारत आया था, भारत में कहाँ घुमा, क्या क्या क्या, कहाँ बेटा वर्णन पूरा इसका है, तो वो उसकी जो यात्रा का वर्णन है वो सियूकी में वर्णन है। आगे गौर करेंगे तो वहीं विहिली ने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विहिली ने क्या किया था? तो हेन सांग की जीवनी लिखी थी। विहिली ने क्या किया था? विहिली ने हेन सांग की क्या लिखी थी? तो जीवनी लिखी। ध्यान रखना। तो हर्षवर्धन भी क्या था बेटा? एक बहुत बड़ा विद्वान शासक था। हर्षवर्धन बेटा क्या था? बहुत बड़ा विद्वान शासक था। उसने भी लिखा है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना किसने की थी? तो वो हर्षवर्धन ने किया है। ध्यान रखना, हर्षवर्धन भी बहुत विद्वान था। उसने क्या को लिखा है? नागानंद लिखा है, रत्नावली लिखा और क्या लिखा है? प्रियदर्शिका। किसमें लिखा है? संस्कृत में 3 नाटक लिखे उसने। गौर करना, ठीक है ना। आगे बाण भट्ट बेटा क्या था? तो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट क्या थे बेटा? तो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या लिखा? तो हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। ठीक है ना। अगर बात करते बेटा बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो वो था बेटा भर्तु या भत्सु था। क्या नाम था? भर्तु या भत्सु था। तो यहाँ हमको क्या जानकारी मिली है? चीन यात्री हेन सांग ने भीलमाल की 2 बार यात्रा की है। उसके बाद हेन सांग को शाक्य मुनियों ने क्या कहा है? यात्रियों का राजकुमार हुआ, नीतियों का पंडित कहा है। आगे ध्यान रखें तो हेन सांग के जो यात्रादान कहाँ मिलता है? हमको मिलता है तो वो सियूकी मिलता है। उसके बाद विहिली ने क्या किया है? हेन सांग का जीवनी लिखा है। हेन सांग भी हर्षवर्धन भी क्या था? एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने भी क्या लिखा है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का क्या किया है? संस्कृत में नाटक लिखे हैं। और बाण भट्ट क्या थे बेटा? हर्षवर्धन शासनकाल के एक दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने क्या बेटा लिखा है? तो हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की है। बाण भट्ट के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? भर्तु या भत्सु था। क्लियर है कि नहीं आता? अब इतनी बात सबके समझ में आ गई है। आगे देखो, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन करवाता था। ठीक है नहीं? इधर करना तो 6ठी महाभोज परिषद में हेन सांग को भी क्या लिया था? हिस्सा लिया था। कब? देखो हर 5 साल में आता था। जब 6ठी उसमें कौन हिस्सा लिया था? महाभोज परिषद में हेन सांग ने हिस्सा लिया था। और हर्षवर्धन ने क्या? कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया। उसको क्या किसमें अध्यक्ष बनाया बेटा? हेन सांग को बनाया था। जिससे क्या हुआ? सभी पंडित इसके ब्राह्मण इसके विरोधी हो गए थे। तो ये हेन सांग क्या था? एक बौद्धिस्ट था। हेन सांग क्या बेटा था? एक था बौद्धिस्ट था। तो बौद्धिस्ट को क्या बनाया गया? कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन, मतलब सभी धर्मों के व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें क्या बनाया गया? हेन सांग को बनाया गया क्या? उसका अध्यक्ष। तो जो पंडित लोग थे वो लोग नाराज हो गए तो भैया इसको क्यों अध्यक्ष बना दिया गया? तो खुद ही बौद्धिस्ट है, तो बुद्धों का अधिक उपकार सोचेगा, हम लोग का कम सोचेगा। क्लियर नहीं? क्लियर। इसीलिए क्या परामर्श सब इसके विरोधी हो गए थे। आगे गौर करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा से। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना। तो हर्ष के युद्ध एवं शांति के मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था अवंती। हर्ष का महासेनापति कौन था? तो वो सिंहनाथ था। हर्ष के समय भूमिकार कृषिकार उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। ध्यान रखना, ठीक है ना। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज्य की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है। पता है हर्षवर्धन ने मगध राज्य की उपाधि कब धारण की? तो 691 ईस्वी में। आगे ध्यान रखा। तो हर्षकालीन ताम्रपात्रों में केवल 3 करों का उल्लेख था ना, भाग मिलता है। इसमें क्या हमारा है? भूमिकार, बलि और हिरण्य। आगे देखो तो हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल यंत्र का वर्णन है। और सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वो महाबली अधिकृत होता था। कौन होता था? महाबल अधिकृत होता था। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये सब हो गया है तो अगला देख लेते हैं। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे? पहला उपरिक, ये क्या था? बुक्की का प्रशासक था। अगला सिंहनाथ मुख्य सेनापति हुआ करते थे। अगला स्कंदगुप्त राज सेना का मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री हुआ करते थे। अगला बृहदेश्वर अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। अगला बाल अधिकृत
पैदल सेना का अधिकारी हुआ करता था। कौन हमारा? तो बालकर। बेटा फिर कुंतल क्या होता था? तो असेना का प्रधान अधिकारी कौन कहलाता था? वो कुंतल कहलाता था। अगला दंड पाशिक, ये बेटा क्या होता था? तो पुलिस अधिकारी होता था। ये बेटा क्या है? ये हर्षवर्धन के समय के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार बेटा जो पुष्यभूति वंश है, जो वर्धन वंश बेटा है, जिसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास अवेलेबल थी वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसको सब बकायदे पढ़ लेना, सब नोट्स बढ़िया बना लेना। कल हम जो छोटे छोटे राजा थे, क्या थे बेटा? जो थे छोटे छोटे वंश थे, छोटे छोटे राजा इनके समय थे ना, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत।